इस वीडियो में मैं गीता शुक्ला आप सबको कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का पाठ 3 ये लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल का जीवन परिचय बताने जा रही हूँ। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनका संबंध किससे हुआ? भगत सिंह और सुखदेव से। ये दोनों क्रांतिकारी नेता थे। यशपाल की मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थित है, यानी उनके रचना कैसे हैं? जैसे आम घटनाएं होते रहती हैं, इस तरह की उनकी रचनाएं हैं। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषताएं हैं। उनकी भाषा कैसी थी? स्वाभाविक और सजीव, जो सबके समझ में आने लायक थी। यह पाठ कौन सा है? लखनवी अंदाज, तीसरा पाठ है गद्य खंड का। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल का मतलब क्या होता है? केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द, यानी बीचों बीच नगर के, शहर के इर्द गिर्द का स्थान। कह रहे कि वहाँ पैसेंजर ट्रेन चलने के लिए एकदम तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक ने क्या किया? सोचा कि अधिक पैसा क्यों खर्च करूं, कोई दूर तो जाना नहीं है और खिड़की के पास एकांत में बैठूंगा, बाहर का प्राकृतिक दृश्य भी देखूंगा और कुछ सोचने समझने की क्षमता आएगी तो कुछ लिख पाऊंगा। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। गाड़ी चल दी थी धीरे धीरे, तो इन्होंने सेकंड क्लास का एक खाली डिब्बा देख करके चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। इनका अनुमान था कि यह डिब्बा खाली है, पर इनका सोच जो था उसके उल्टे निकला। वह खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सफ़ेद पोश का मतलब भद्र पुरुष, भद्र व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति पालथी मार करके एक सीट पर बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और तौलिया बिछा करके उस पर दो खीरा रख लिए थे, चिकने चिकने छिले हुए। डिब्बे में हमारे सामने सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। शायद वे सज्जन भी एकांत समझ करके ही उस डिब्बे में बैठे थे, लेकिन लेखक के आ जाने से उनको कुछ चिंता सी हुई और असंतोष दिखाई दिया उनके चेहरे पर। उनको अच्छा न लगा। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हूँ। लेखक को लगा कि शायद ये भी सोचे हों कि एकांत में बैठेंगे और प्राकृतिक दृश्य देख करके कुछ लिखे पढ़ेंगे, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हूँ। लेखक को लगा कि हो सके भाई कुछ लिखने के लिए ऐसी सोच में हो, या खीरा जैसी वो छोटी वस्तु
उनके लिए तो छोटा जैसा शायद था, इसलिए वो सोचे होंगे कि अकेले में इसको खाएंगे। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब को इनका आना अच्छा नहीं लगा, वो उत्साहित नहीं हुए। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। अब लेखक कहते हैं कि जब वो हम उत्साहित नहीं हुए तो हमने भी भाई आंख फेर ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक कहते हैं कि मेरी तो पुरानी आदत है कि मैं अकेले में बैठ करके कुछ सोचता रहता हूँ, कल्पना करता हूँ यानी सोचता रहता हूँ। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। कहने के लग रहा था कि उनको हमारा इसलिए भी आना गवारा न हो कि भाई हम उनको देख लिए कि तो इस सीट डिब्बे में बैठे हैं। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। लेखक का कहना है कि शायद अकेले खाने के लिए खीरा लिए थे, लेकिन अब एक भद्र व्यक्ति के सामने कैसे खा सकते हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिर पर गौर करते रहे। कह रहे कि मैं तिरछी नज़र से उनको देख रहा था और वे भी गाड़ी से खिड़की के रास्ते बाहर देख रहे थे। वो नवाब साहब ने सहसा में संबोधन किया। आदाब अर्ज, अभिवादन का एक तरीका है। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। कह रहे कि एकदम चुप रहने के बाद जब नवाब साहब बोले तो मुझे बिल्कुल उनका भाव यह अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। अब कह रहे हैं कि अब मैं समझ गया कि आप अपनी शराफत का गुमान यानी भ्रम, जो आपके अंदर ये भ्रम है, इसी में हमको भी घसीट लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किपला सबक फरमाइए, मैंने आप ही खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। खिड़की से बाहर देखे और फिर तौलिया बिछा लिए। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरे के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। सिरों को काटकर गोद के झाग क्यों निकाला जाता है? क्योंकि उसका कड़वाहट निकल जाए। खीरा का जड़ जो होता है तीखा होता है, इसलिए गोद करके उसका रगड़ के कड़वाहट निकाला जाता है। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। एहतियात मतलब सावधानी पूर्वक। खीरों को क्या किए? एहतियात से यानी सावधानी पूर्वक छील कर और उनके फाँकों को करीने से एकदम बिल्कुल सजा करके तौलिए पर रखे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। जब वो खीरा देते हैं तो नमक और मिर्च की पुड़िया रख देते हैं, जीरा मिला हुआ दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। नवाब साहब क्या किए कि उस फाँकों पर उन नमक और मिर्च मिला हुआ जीरे को बुरक दिए यानी छिड़क दिए। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था।
उनकी भावभंगिमा यानी उनके जबड़ों का हिलना, उनका चेहरा देख करके यह लगता था कि इस खीरे के ऊपर जब नमक बुरक दिए हैं तो इनका मुंह क्या हो रहा है, पानी पानी हो रहा है, यानी खाना चाह रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। कह रहे लेखक कह रहे हैं कि मैं उनको तिरछे नज़र से देख रहा था और सोच रहा था कि बड़ा तो बन रहे हैं, रईस बन रहे हैं, पर इनका चेहरा बता रहा है कि ये खाना चाहते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। फिर उन्होंने पूछा, उनके कहने का मतलब था कि एक आप भी लीजिए, यहाँ का यह बालम खीरा है। लखनऊ के खीरा बेचने वाले क्या कहते हैं, खीरा को बालम खीरा बोलते हैं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। कह रहे जब उस पर नमक बुरक दिए थे तो उसको देख करके मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे, लेकिन हम उनको मना कर चुके थे। सम्मान निभाना ही उचित समझा। अब कह रहे कि अपने आत्मसम्मान का ख्याल करते हुए मैंने यह उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। इस समय हमें खाने की इच्छा नहीं हो रही है। मैदा भी जरा कमज़ोर है। मैदा यानी आमाशय। किबला शौक फरमाइए, यानी आप ही खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। सतृष्णा यानी तृष्णा युक्त। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। यानी एक फाँक उठाए और खूब लंबी सांस लिए और होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई और उसका स्वाद लिए और अपने आँखों को मूंद लिए। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। उनके मुंह में जो पानी आया था वो घूंट गए। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, केवल उसको सूंघे और खिड़की के बाहर फेंक दिए। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। वे फाँकों को ले जाते, नाक के पास सूंघते और खिड़की के बाहर फेंक देते थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। कह रहे सब खीरे के फाँकों को सूंघ सूंघ कर फेंकते गए और तौलिया से हाथ पोंछ लिए तथा बड़े गर्व के साथ मेरी तरफ देखे, मानो कह रहे हूँ यह है खानदानी रईसों का तरीका। उनके देखने से लग रहा था कि वो अपनी नवाबी दिखा रहे थे कि हम खानदानी रईस हैं, हम लोग इतनी तुच्छ चीज़ को खाते नहीं हैं, बस उसका स्वाद सूंघ कर लेते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब इतनी तैयारी किए थे, उसका इस तरह से सूंघ सूंघ के इस्तेमाल किए और इस तरह थक गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। सिर कर लेने का मतलब सिर हम झुका लिए। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। कह रहे कि यह खानदानी तहजीब यानी शिष्टता, नफासत यानी स्वच्छता और नजाकत माने कोमलता। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। सूक्ष्म, नफीस का मतलब बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसका भौतिक अस्तित्व न हो, सूक्ष्म हो, कहा जा सकता है।
परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? पर मैंने सोचा कि क्या इस तरीके का से इस तरह से सूंघ करके फेंक देने से क्या पेट भर सकता है, उदर की तृप्ति हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने क्या किया, जैसे उनका पेट भर गया हो इस तरह से उन्होंने डकार लिया। यह शब्द सुनाई दिया मुझे। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। कह रहे देखने में तो बहुत हल्का महसूस होता है लेकिन यह मैदे पर, अमाशय पर बोझ डालता है, यानी भारी हो जाता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। मैं सोच रहा था किस पर कहानी बनाऊं, क्या लिखूं, क्या करूं, लेकिन मेरी आँख खुल गई और मैं नए कहानी का लेखक ढूंढ लिया। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? कह रहे जब बिना खाए सुगंध लेकर के नवाब साहब पेट भर सकते हैं, तो बिना विचार, बिना घटना या बिना पात्र के कहानी क्यों नहीं बन सकती है? ये मैं सोचने लगा।